श्री मैश्रम कल्पांत हीलिंग सेंटर में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। आचार्य श्री को प्रणाम, मीनू श्री जी को प्रणाम तथा प्रेम ऐश्वर्यम कल्पांत परिवार के इस मंच के ऊपर आए हुए सभी अभ्यासक, उपासक, ज्ञान पीयूष तथा ब्रह्मांड की सारी चेतनाओं को, गुरुदेव को, वास्तु देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। प्रश्न बहुत अच्छा आया है कि क्या एक बार पूजन हो जाने के बाद हमें फिर से पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक बात यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर हम कुंडली के हिसाब से अगर विचार करते हैं, मैंने कल ही बोला है कि एक लोटा जल हम शिव जी पे अर्पण हमें करना चाहिए। फिर नजदीकी किसी मंदिर में जाके करो या अपने घर में भक्ति भाव से पूजन करते हुए करो। नजदीकी मंदिर में इसलिए जाना होता है कि पहले महिलाओं को मॉर्निंग वॉक के लिए कोई वो खास तरह से समय नहीं निकालती थी, तो इसलिए उनको सुबह में मंदिर में जाने की प्रथा थी। और शिवालय ऐसा है कि शिव जी के कोई गहने गांठे नहीं होते हैं, तो शिवालय सभी तरफ खुले ही होते हैं। बाकी मंदिरों को तो बंधन होता है कि बाकी के मंदिर बंद होते हैं, अभी पट खुले, अभी पट बंद हुए, ये सारी दुनियादारी बाकी सभी मंदिरों के लिए होती है। किंतु हम शिवालय को अगर देखेंगे तो शिवालय में आपको कहीं ऐसा बंधन नहीं नजर आएगा। शिवालय हमेशा 24 घंटे खुला होता है। तो इसलिए अपने आसपास नजदीकी जहां पर भी स्वयंभू हो, पत्थर से बना हो, मैंने कल ही कहा है कि पर्वत, पत्थर, जड़त्व का जो विषय है, स्थूल और जड़, और उसमें का सूक्ष्मता जो मैंने कल बताई है, तो एक लोटा जल भी आप चढ़ा दो तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में हमने किसी को भी पानी के लिए नहीं बोलना नहीं है। वैसे अगर हमारी दिनचर्या में बोला जाता है, वैसे तो पानी किसी को मांगना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके पानी स्वयं लेके पीना चाहिए। यह भी एक नियम है जीवन के लिए कि व्यक्ति, इसके पीछे भी बात यही आती है कि घर में आपके नौकर चाकर जो भी होते हैं या बहू बेटी होती है और फिर हमें लगता है कि मैं क्यों करूं, तो कम से कम पानी पीने के बहाने आप उठोगे तो आपके हाथ पांव थोड़े से हिलेंगे। तो इसी तरह से घर के नजदीक के मंदिर में जाके आपको है तो एक लोटा जल चढ़ाना है। दूसरी बात जो है कि हम देखते हैं कि हम हर साल हमारा बर्थडे मनाते हैं, हम हर साल हमारी एनिवर्सरी मनाते हैं। हम ज्यादातर देखते हैं कि 11 साल हो गए, 21 साल हो गए, 25 साल हो गए, ऐसे जब हमारे हो जाते हैं विवाह को या जन्म को, तो हम उसका भी हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हम मनाते हैं। हाँ, साढ़े साथी को भी अगर हम देखते हैं कुंडली दृष्टिकोण से, तो कुंडली दृष्टिकोण से साढ़े साथी भी जो है तो जीवन में 3 से 5 बार आती है। तो इसी तरह से अगर आप भले ही किसी विधा को ज्यादा करे ना करे, ज्यादा किसी बातों को मान्यता देते हुए माने ना माने, किंतु अगर हम साल में से बार हमारा बर्थडे मना, हमें हमारे जीवन में जब जब, मैंने कल ही कहा है कि जब आपको लगता है कि सामान्यतः सभी के साथ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और सभी के कार्य हो रहे हैं और मेरा ही कार्य नहीं हो रहा है, जबकि मेरी सारी क्षमता है, मतलब किसी बच्चे को अगर बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छी सारी उसकी सुविधाएं है, वो दूर तक जाके जॉब करने की भी तैयारी रखता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो इंटरव्यू में कहीं अड़क जाता है, फिर भी उसे यदि कोई प्रॉब्लम आता है,
आपका बेटा या बेटी जो भी उपवर होता है वो बहुत सुशील सुंदर पूर्व मतलब लड़का है तो उसमें पुरुषार्थ है काम धाम करने का, और लड़की अगर है तो उसका शीलत्व है, सगुण है, वो अपने जॉब हो काम हो या फिर घर के काम काज में हम दोनों तरह से लेंगे कि एक बहू से जो अपेक्षा होती है कि हाउसवाइफ को सिलाई बुनाई रसोई ये सब होना चाहिए, या अगर हम पढ़ी लिखी बोले तो उसके बाकी के, तो ये सारी हमारे अंदर गुणवत्ता होते हुए भी अगर बायोडाटा रिजेक्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ होते हुए भी अगर आपके विवाह में विघ्न आ रहे हैं, बहुत सी बार है तो किसी का सगाई हो जाती है और किसी के कुछ कहने से या किसी के कुछ बीच में आने से बार बार सगाई टूट जाती है, ऐसे जब सारी बातें होती है। दूसरी बात है तो पुरुष और स्त्री के अंदर सारे कुछ उनके जो एक मेडिकल साइंस को जो आवश्यक है, ऐसे उनके शुक्राणु उनके वाले बीजांड वगैरह ये सारी बातें जो है नेचुरली है, फिर भी अगर संतति होने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहने का तात्पर्य कि नैसर्गिक रीता सब कुछ अच्छे से होते हुए भी यदि आपके जीवन में रुकावट है, तो ऐसे समय हमें काल सर्प से जुड़े जो उपाय है, फिर वो कोई भी उपाय कर सकते हो आप, उसे हमें करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं भी है और अगर आपको पता चलता है कि आपके हाथों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं, आपकी कुंडली में ऐसे कुछ लक्षण हैं, तो 3.5 साल का जो पीरियड होता है ये हमारे परिवर्तन योग बताया जाता है। आपकी खुद की एक फोटो, मेरी यहाँ से एक फोटो अगर मैं अभी खींचूंगी और मैं 3.5 साल के बाद अगर देखूंगी तो मेरी इस फोटो में और 3.5 साल के बाद की फोटो में मुझे फर्क नजर आएगा। हमारे अंदर बहुत एक अलग सा चेंजेस हुआ होता है, और इसी बातों के लिए हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को जो एडमिशन्स जो होते हैं कि उनका वो फर्स्ट केजी सेकंड केजी एप्पल केजी ये सारा उनका वो 3 साढ़े 3 साल से लेके 6 साल तक का उनका वो रूट किया जाता है, और फिर उन्हें छठे साल में प्रथम कक्षा में उन्हें प्रवेश। तो बच्चा जन्म से लेके अगर उसे हम उसके मस्तिष्क में अगर कुछ बातें डालने की बोलो तो बच्चे के मस्तिष्क के अंदर 6 साल का बच्चा होए तक, वैसे 5.5 साल का होए तक आप उसके अंदर जितना पिरो सको, मतलब जितनी वो एक जो खाली भूमि है उसके अंदर आपको जितना बोना है उतना बो दो, तो वो उसके लिए लाइफ टाइम रहेगा। फिर उसको वो अंदर अंकुरित करेगा उसकी उम्र की 12 से 13, जिसे हम पोंगड़ अवस्था बोलते हैं, ना बच्चा होता है ना बड़ा होता है, बिल्कुल बीच का ये होता है। वहां पे उसकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लियर होती जाती है, उसने जो भी इस पीरियड में लिया है उसके ऊपर मंथन किया मनन किया है, उसे वो वहां से आगे अपने जीवन में उपयोग करने लग जाता है। और देखिएगा आप कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे 8-10 साल के होते हैं तब तक ज्यादातर कुछ बोलते नहीं है, और 12 साल का बच्चा अचानक से उसका खुद की जागृति होती है ना, यहाँ पे हमारे अभ्यास में आएगा कि जिन लोगों की जीवन रेखा और मस्तक रेखा शुरू से विभक्त है, तो ऐसे तो मतलब 4-5 साल के बच्चे ही ऐसे आपको फटाफट उल्टे सुल्टे सारी बातों के जवाब देंगे, किताबों के देंगे तो लाइफ के भी देंगे। और जिनकी जीवन रेखा और मस्तक रेखा जुड़ी होती है कुछ पड़ाव तक, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा डर पालते हैं अपने घर के बड़ों का, इनके ऊपर बड़ों का, इनसे बुद्धिमान व्यक्तियों का इनके ऊपर हमेशा दबाव होता है। और आगे उससे आगे अगर हम जाएंगे कि 12 साल के बाद बच्चे की खुद की अपनी एक्टिविटी शुरू हो जाती है उसकी माइंड की, और उसका भला बुरा या मुझे ये करना है नहीं करना है इसके वो फैसले लेने लग जाता है, और बड़ा एकदम उर्दुंगता से फिर वहां पे, या कोई उर्दुंग है तो वो मृदुलता से उसका वहां पे व्यवहार बनने लग जाता है। और 12 से 18 साल तक अगर हम देखेंगे तो बच्चे के जीवन के अंदर इतने ऐसे आपको बदलाव दिखेंगे, और 19वां साल जो होता है हर व्यक्ति के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होते हैं। जैसे अभी हमारे सरकार ने भी है तो पुरुष के लिए 21 साल, स्त्री के लिए 18 साल, अभी वो उसमें भी थोड़ा चेंज हो गया है वैसे कि स्त्री के लिए भी है तो 21 साल का बोला जा रहा है, क्योंकि कोई भी लड़की 18 साल की पूर्ण होती है, लेकिन 18 साल में वो पूर्ण होने के
तो 19वां वर्ष जो होता है वो जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। और जिन लोगों की चंद्र प्रभावी होती है उनका तो 19वें वर्ष में उनके जीवन में तो इतना एक प्रभाव बनता है कि आपको बिल्कुल यानी कि वो सदृश्य रूप से ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। तो कहते हैं ना, जाना था कहीं और निकल जाता हूँ। इस तरह से इन लोगों के जीवन में आता है कि ये लोग 10वीं 12वीं में होते हैं, उस समय सोचते हैं कि मुझे ये बनना है और उस हिसाब से वो अपनी ये का कि मैं कोई अच्छी सी डिग्री लूंगा, मैं अच्छे से जॉब करूंगा। और ऐसे लोग अचानक से बिजनेस में चले जाते हैं। या जो बच्चे 18 साल तक बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, ऐसे बच्चे 19वें साल के अंदर ऐसे प्रदिग्ध हो जाते हैं कि जिनके पीछे मम्मी डंडा लेके जो दिन भर भागती थी, पढ़ ले नहीं तो खाना नहीं दूंगी। तो मैं ऐसे बच्चे 19वें साल के बाद इतना पढ़ने में लग जाते हैं कि मम्मी थाली लेके पीछे भागती है, खा ले रे बेटा, खा ले रे बेटा, खा ले रे बेटा। ये सबसे बड़ा इसका विषय है। इस विषय को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। रेखाएं सीखते समय हम इस बात की आपको विस्तृत जानकारी देंगे। रहा विषय काल सर्प दोष का विषय जो है कि हमें सोमवार को, जैसे आचार्य ने बोला है, सोमवार को, 14 को और अमावस को, ये मतलब महीने में जो चार या 5 सोमवार आते हैं वो अमावस को, और अमावस को आपको कभी प्रॉब्लम है तो आप 14 को नहीं हुआ तो अमावस को, इन दिनों में आपको शिवलिंग को जल चढ़ाना, शिव पूजन करना ही है। दूसरी बात, किसी ने अभी बोला मेरे घर में पारद का शिवलिंग है, मैं पारद के शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। पारद का शिवलिंग घर में रखना बहुत अच्छी बात है, उसे रोज जल से नहलाया नहीं जाता है। और यदि नहलाते भी है तो पारद के शिवलिंग का जल मुंह में नहीं लिया जाता है तीर्थ के रूप में, उसे सिर्फ घर में छिड़का जाता है। पारद का शिवलिंग जो होता है ये व्यावसायिक जगहों पे रखा जाता है। इसका एक विशेष मुहूर्त होता है, उसी दिन इसका स्नान कराया जाता है और उसके बाद में है तो इस पे सिर्फ चिट्टा दिया जाता है। तो हम विशेष उसके ऊपर आगे बात करेंगे। चौथी बात जो ये होती है कि सबसे मुख्य बात, आप शिवालय भी नहीं जा पाओ, आप किसी को पानी भी ना पिला पाओ, आप कुछ भी ना कर पाओ, तो आपको है तो एक रुद्राक्ष धारण करना है। आप माला धारण करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई माला पहन ले ये भी जरूरी नहीं है। तो कीमान एक रुद्राक्ष गले में पहनिए, या आप जिस रूम में बैठते उठते हो उस रूम में आपसे 10 फीट तक भी वो रहेगा तो वो आपको एनर्जी देगा। तो अपने देवालय में रख लो, धनस्थान में रख लो, या आपके अगर 4 रूम है तो 4 रूम के अंदर आप है तो उस रुद्राक्ष को किसी भी तरह से अगर आप वहां रखते हो, इसमें कोई मतलब जरूरी नहीं है कि तुमने शुद्ध जगह रखो। हम अशुद्ध जगह ऐसे भी कोई चीज रखते नहीं। हम 2 रुपए की पिन को भी बार बार ढूंढ ढूंढ के कचरे से निकालते हैं, तो कोई 100-200 रुपए का रुद्राक्ष को इधर उधर नहीं रखेगा। तो उसको है तो चावल के अंदर अच्छे से कटोरी में है तो आपको रखना है। रुद्राक्ष का अगर आप रोज 5 मिनट का स्पर्श करते हो, जिस रूम में हो वहां के रुद्राक्ष को 5 मिनट के लिए आप हाथ में लीजिए। या अगर रेकी साधना सीखे हो, 21 मिनट की साधना करते हो, उस समय उसे आप हाथ में लीजिए। या आपकी संपूर्ण साधना हो जाने के बाद, हाथों को रब करने के बाद जो प्रथम एनर्जी है उस रुद्राक्ष को दीजिए, और उसके आप है तो हमारे चक्रास को भी अगर स्पर्श करते हो तो यह रुद्राक्ष है, इसके अंदर जो कोई रसायन द्रव्य होता है यह हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए तुलसी की माला, लोग क्या करते हैं दिन भर तो तुलसी की माला पहनते हैं और रात में टेर के रख देते हैं, उससे तो नाते नहीं है, क्या फायदा। तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, जो भी मालाएं होती है यह गले में इसलिए पहनी जाती है कि इसके ऊपर का जल आपके शरीर पे जाना जरूरी है। क्या अब रुद्राक्ष कितने मुख का हो, क्या हो, ये सारा रुद्राक्ष पाठ में आएगा। रुद्राक्ष आप कोई भी ले सकते हो, साधारण पंचमुखी रुद्राक्ष 5-50 रुपए का आता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष कहीं पे भी मिल जाता है, बिल्कुल सस्ता सादा होता है। और पंचमुखी के लिए कोई ज्यादा नियम भी नहीं होते, बाकी के रुद्राक्ष के लिए
खूब सारे नियम होते हैं। तो देखिएगा कि जब रोग है तो कुछ ना कुछ तो दवा लेनी ही है, कुछ भी लो। तो काल सर्प के लिए आप है तो रुद्राक्ष का एक कीजिए, जिसको पर्टिकुलर पता है कि काल सर्प है, ऐसे लोग जो है तो कीमान 3.5 साल के अंदर एक बार लघु रुद्र का पाठ कराइए। लघु रुद्र नहीं होता है तो शिव महिम न कीजिए। तो यह हम यहाँ पर काल सर्प के लिए बोलेंगे। अब यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि कल हमने बात कही थी कि अगर यह थोड़ी सी लहरें खाती हुई रेखा होती है, जीवन रेखा, हाँ, तो यहाँ पर अगर ये लहरें खाती है, या हमने कल बताया था कि कोई भी रेखा की अगर ऐसे सर्पजीव हो जाते हैं तो उस समय हम इसे काल सर्प दोष बताते हैं। लेकिन जब बात ये आती है हमारी कि अब हम आज बात करेंगे कि हमारे हाथों के अंदर होती है राहु रेखा। अब हम देखते हैं कि बहुत से हाथों में आप देखिए, अपने अपने हाथ में आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ ऐसी रेखाएं होती है बिल्कुल सीधी, और बाद में कुछ हमारी रेखाएं ऐसी होती है, ऐसे जा रही है, कोई ऐसी थोड़ी थोड़ी काट रहे। ये जो रेखाएं होती है, हमारी मुख्य रेखा को जब रेखा हमें काटती है तो हम अगर देखेंगे कि यह शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत यानी कि यह हमारा एक तरह से परिवार का द्योतक होता है। यह हमारे कुटुंबीय होते हैं, हमारा परिवार के प्रति का यहाँ पे कुछ बातें देखी जाती है। तो जिन लोगों के इस पर्वत से लेके जीवन रेखा को जब ऐसी रेखाएं काटती है तो ऐसे लोगों के प्रगति में बोलो, जीवन में बोलो, इनके जीवन में इंटरफेयर करने वाले इनके अपने ही होते हैं। मतलब इनको बाहर वालों से कोई तकलीफ है या नहीं है वो बात बाकी की होती है, लेकिन इनके घर के जो अपने सदस्य होते हैं वही लोग है तो इनके जीवन में इंटरफेयर करते हैं। घर के यानी के बिल्कुल, यानी के माता पिता भाई बहन नहीं, तो आसपास के जो कुटुंबीय होते हैं, आसपास के पारिवारिक जो लोग होते हैं ना, वो लोग इसमें आते हैं। प्रेम संबंध, हम शुक्र से क्या देखते हैं? प्रेम संबंध, रिलेशन, हमारे सभी तरह के रिलेशन, फिर मित्र भाव के रिलेशन हो गए, फिर हमारा पति पत्नी का रिलेशन हो गया, या हमारे पिता पुत्र का हो गया, जो भी है, जहाँ पे भी प्रेम है, शुक्र माने की प्रेम। तो प्रेम से जुड़े जो भी संबंध है, यानी कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र होता है, लेकिन वो थोड़ा अगर इगोस्टिक रहा तो हम कितनी भी अच्छी बात बोल दे और थोड़ी सी अगर मजाक में उसके ऊपर चले जाए तो हमारा 4 लोगों में कहा बात काट देगा, कहा अपमान कर देगा। अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए वो हमें वहां पर वो हमारी इज्जत रखता नहीं है, या ऐसे लोग हमारे जीवन में रोड़े डालने लग जाते हैं। ये आपने अनुभव लिया होगा। मित्र वो होता है कि अगर हम मित्र की परिभाषा देखते हैं तो कोई अगर बहुत संपन्नता में है तो हम कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, और कोई अगर दुख में है तो मैं उसका मित्र हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, यह मित्र भाव होता है। लेकिन आज ज्यादातर क्या होता है कि कोई बहुत संपन्न है तो हम कहते नहीं, वो तो कितना भी कुछ हो, उसके घर का मुझे बहुत मानता है, मैं बहुत बड़ा हूँ। और कोई अगर दुख विपदा में है और हमें अगर पता चल जाए कि सिर्फ 5,000 की भी हमें हेल्प करनी है तो हम कहेंगे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही जान पहचान वाले, इतना हमारा रिलेशन नहीं है। ये ज्यादातर हम देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ से जब रेखा काटती है तो इनके नजदीकी लोग ही इनके वाले अवरोधक होते हैं। तो राहु रेखा में और काल सर्प रेखा में बहुत फर्क है। नहीं तो जैसे मुझे अभी पर्सनल पे 1-2 लोगों के मैसेज आए हुए हैं, मेरी यहाँ से रेखा गई, इतनी सारे काल सर्प होते हैं क्या? आपने तो साधारण 12 काल सर्प बोले थे, कैसे और भी सुने हैं, लेकिन ऐसे ऐसे ये है। तो 2 लोगों के मैसेज आए हुए हैं मुझे, तो मुझे यही कहना है कि इन रेखाओं को राहु रेखा बोला जाता है। यह भी कहीं ना कहीं काल सर्प दोष को थोड़ा सा टच करती है, लेकिन हम इनसे ही काल सर्प दोष है ऐसा पूरा नहीं बोल सकते। यह उसके गुणों को लेकिन थोड़ा सा लेती है। दूसरी बात हम देखेंगे कि मस्तक रेखा पे हुआ, जीवन रेखा पे हुआ, जहां जहां पर भी ये रेखा काटती है उस पड़ाव में राहु रेखा आपको दिक्कत देती है।
तकलीफ देती है। भाग्य रेखा पे अगर छोटी और स्वतंत्र अगर राहु रेखा है तो वह धन को बढ़ाती है, धन में उन्नति देती है। भाग्य रेखा पे की राहु रेखा बहुत अच्छी होती है। कल ही किसी ने कहा था, किसने बोला मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक साधक ने कल बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे कि हर किसी को काल सर्प नसीब में नहीं होता है, जो भगवान का प्यारा होता है उसको होता है। यानी कि भगवान भी है ना किसी को ऐसी मुसीबत देता है। मैंने बोला था कि पितर किसको तकलीफ देंगे, जो कुछ कर सकता है उसी को देंगे। और ईश्वर भी, हीरे तो बहुत होते हैं, कोहिनूर एक ही होता है। हाँ, तो जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष आता है, जितना जितना ज्यादा प्रयास आता है, जितना ज्यादा उसका माइंड का बोलो, उसके कार्य का बोलो, मंथन घर्षण होता है, वह उतना उजलता है। कहते हैं कि सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना चमकता है। पित्तल का बर्तन, तांबे का बर्तन भी जितना पीतांबरी लगाओगे, नींबू लगाओगे, जो भी लगाओगे उतना ज्यादा चमकेगा। तो उसी तरह से हमारा भाग्य होता है कि जब जब यह राहु रेखा होती है उस पीरियड में व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं बनती है कि जैसे काम होते होते रुकना है, फिर वो व्यक्ति उस कार्यों के लिए चार बातें देखता है, वो धर्म कर्म भी करता है। फिर उसे कोई कहता है कि आप थोड़ा सा ये चेंज करके देखो, कोई लोग वास्तु चेंज करके देखते हैं, कोई लोग काम बदल के देखते हैं, कोई लोग काम की प्रक्रिया बदल के देखते हैं। तो ये सारी बातें जब होती है, दूसरी बात, यह राहु रेखा जहाँ जहाँ बनती है उस पीरियड में आपको, जैसे कहते हैं कि साढ़े साती में क्या होता है कि बहुत से संबंध टूटते हैं और बहुत से संबंध जुड़ते हैं। एक्चुअल शनि देवता है ना, न्याय प्रिय देवता है। आपको दुख क्या होता है कि अरे वो तो बहुत अच्छा था पर उससे मेरा नाता खराब हो गया। क्यों हो गया? उसकी या आपकी कोई तो ऐसी प्रतिमा सामने आई कि आप उससे दूर हो गए। तो शनि देव जो होते हैं ना, आपको सत्य दिखाते हैं। तो शनि देव आपको बताते हैं कि ये तेरे लिए कितना अच्छा है, तेरे लिए कितना बुरा है। जीवन में यदि कहीं पे किसी का साथ अगर अचानक से छूटता है, टूटता है, कोई दोस्ताना कोई रिलेशन अगर होता है, तो वहां पे इस बात को ध्यान दीजिए कि शनिदेव आपको आईना दिखा रहे हैं, आपके साथ न्याय कर रहे हैं और आपको भी सृष्टि के साथ न्याय करना है। उसी तरह से राहु रेखा जिस जिस पड़ाव में होती है, उस पड़ाव में जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये है और मुझे यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत लेनी है, ये जब आपको पता चल जाता है, आप आपके काम के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने लग जाते हो। फिर वो शरीर से हो, मस्तिष्क से हो, विचार से हो, जिससे भी हो, और उससे जो उभर आता है वह आपके लिए फायदेमंद ही होता है। तो इस तरह से यह राहु रेखाएं होती है। राहु रेखाओं का बहुत सारा अपना एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन कल का एक जो प्रश्न था उस प्रश्न से लेके मैंने यहाँ पर इस बात को क्लियर किया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि बहुत बार हम राहु रेखा, जब दो राहु रेखाएं एक दूसरे के पास में बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, वो थोड़ा सा अपना बाहर रह कर लेती है, तो वो एक यव को तैयार करती है, जैसे कि उधर कोई गेहूं रख दिया हो। और कभी कभी जो ये यव चिन्ह अपना स्वतंत्र होता है और इस यव चिन्ह को भी राहु रेखा काटती है। तो यहाँ पर भी इसका एक अपना अलग बहुत स्टेटमेंट अलग लिया जाता है कि पहले आपकी एनर्जी डिवाइड हो गई है। यव चिन्ह का आना, हाथों के ऊपर हम बहुत सारे चिन्ह सिखाने वाले हैं। क्रॉस का अर्थ क्या है, स्वस्तिक क्या है, मछली क्या है, वर्गाकार क्या है, त्रिकोण क्या है, त्रिभुज बोलते हैं, कोई त्रिकोण बोलते हैं। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं। तो उसके अंदर यव चिन्ह होता है। यव चिन्ह भी दो जगह अच्छे होता है, बाकी हर जगह खराब होता है। लेकिन यव चिन्ह को अगर राहु रेखा अगर काट रही है तो उसका भी अपना एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। और यह जो चिन्ह है ये बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलता है। तो हम ज्यादातर पहले हमारे अभ्यास में क्या ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ बातें ऐसी बहुत डीप वाली बताऊंगी आज ही और आप उसे ढूंढते फिरोगे और आपको वो नहीं मिली तो आपकी निराशा रहेगी। तो हम पहले सभी बातों का बेसिक लेंगे।
तो जैसे कल तक परसों तक हमने जीवन रेखा के लिए बोला था, शुक्र पर्वत के लिए बोला था, तो आज हम बात करेंगे, आज हम मंगल पर्वत की बात करेंगे। अंदरूनी मंगल और बाह्य मंगल। मंगल हमारे हाथ के ऊपर 2 होते हैं। अब यह जो राहु रेखा होती है, यह राहु रेखा यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर भी जाती है, वो यहाँ से ऐसे इधर भी आती है, चंद्र पर्वत पर भी चले जाती है, ऊपर की ओर भी चले जाती है, और वो यहाँ पर जब जाती है तो वह भाग्य रेखा को भी छूती है, मस्तक रेखा को भी छूती है। यह मंगल पर्वत पर्व होता है, पूरा मंगल पट्टा बोला जाता है इसको। मंगल पर्वत 2 होते हैं, एक ये मस्तक रेखा के यहाँ पे होता है और यहाँ पे, मतलब एक्चुअल में मस्तक रेखा का अगर हम रूट ही बोलेंगे तो मस्तक रेखा जो होती है गुरु और शुक्र के मध्य से शुरू होती है। कभी कभी गुरु पर्वत से भी शुरू होती है, कभी शुक्र के शुक्र पर्वत से ऊपर है, अंदरूनी मंगल है। तो मस्तक रेखा जो होती है मंगल पर्वत और गुरु पर्वत इन दोनों के बीच से शुरू होती है। कभी कभी वो मंगल से भी होती है अंदर से, कभी कभी है तो वो ऊपर से भी होती है, और कभी दोनों के बीच से भी होती है। तो इसका वाला जो है शुरुआत यहाँ से है, और इसका जो मूल जो इसका जाने का स्थान है वह ऊपरी मंगल और चंद्र, ये दोनों के बीच में है, तो इसमें आना है। लेकिन वो कभी कभी क्या होती है, डायरेक्ट मंगल पे चले जाती है, या कभी वो चंद्र पे उतर जाती है, और कभी कभी अगर वो वर्ल होवे तो वो बुध की ओर भी चले जाती है। अब वो कहाँ ऊपर जाने के बाद क्या होता है हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमने शुरू में ही आपको प्लस माइनस जब बताए थे, तब हमने यहाँ का प्लस मंगल बताया था, यहाँ का मंगल हमने आपको माइनस बताया था। और ये दोनों, जैसे ये मस्तक रेखा और ये हार्ट लाइन अंतकरण रेखा, इन दोनों के बीच का जो ये इतना सारा विभाग है, इसे हम चतुष्कोण भी कहते हैं, ये होता है मंगल पट्टा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो मस्तक रेखा होती है, यह मस्तक रेखा हमारे हाथ को जो है तो 2 विभागों में डिवाइड करती है। हमारे हाथ को यह 2 विभागों में बांटती है। फिर अब अगर यह अपने सही पड़ाव पर आती है तो हमारा हाथ जो होता है समतोल होता है, कि मतलब हमारे में दोनों भी गुण होते हैं, सत्व गुण भी उतने ही होते हैं और तम गुण भी उतने ही होते हैं। और रज मतलब क्या है कि हम हमारे सत्व गुण का और तम गुण का उपयोग क्या ले रहे हैं। रज माने क्या, उपयोगिता, व्यापार, व्यवसाय, उसके फायदे, उसका फलित। तो दोनों बातों का फलित होता है। राम 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 करोगे तो शायद क्या पता ईश्वर मिल जाए, हाँ। और मेरा 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 करोगे तो आपने भी सारे दूर भाग जाएंगे। रोज अगर किसी को बुरा 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 बोलोगे तो आप ही सबसे बुरे हो जाओगे, और आप अच्छे आप अच्छे आप अच्छे बोलोगे तो आप सबके अपने हो जाओगे। ये आप पे डिपेंड पड़ता है कि आपको क्या बनना है। तो यहाँ पर जो है यह रेखा अगर अपने सही मुकाम से निकल के सही मुकाम पर आती है तो सम प्रमाण में यह डिवाइडेशन होता है। कभी कभी यह थोड़ी सी सरल हो जाती है, मंगल टू मंगल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि इनका कवि कल्पना इन बातों में इनका विश्वास ही नहीं, या आप इनको कभी कभी हंसी मजाक में कोई बात बोल दो, या आपकी मजाक की बात को भी बिल्कुल सीरियस ले लेते हैं। दूसरी बात है तो कहीं सुनी बातों पे वो लोग कभी विश्वास नहीं करते हैं। आपने बोला कि वो ऐसा था, या ऐसा था, ये सूरज ऐसा था, वो चांद वैसा था, वो ये ऐसा था, आप कोई भी बात इनके सामने अगर बोलो तो ये लोग जो होते हैं इसका प्रूफ मांगते हैं। इनको लॉजिक चाहिए, ये कल्पना के दुनिया में रहने वाले नहीं रहते हैं। आप अगर इनको बोलोगे कि वो वहां पे ना ऐसे हिल रही थी हवा से, और वो रस्सी थी कि सांप थी, पता नहीं भाई, लेकिन थोड़ा सा जाड़ा मोटा भी था, ऐसा भी था, तो वो कहेगा भाई
बैटरी लगा लेता, लाइट लगा लेता या छू के तो देख लेता, सांप होता तो तुझे काट जाता, नहीं रहता तो रस्सी तो हाथ में आ जाती। यानी कि ये लोगों का काम क्या होता है, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर दूंगा, ये आपकी बात को मानते नहीं है। और जो मस्तक रेखा होती है चंद्र की ओर थोड़ा सा नीचे उतर जाती है, मंगल पर्वत से थोड़ी सी नीचे उतर जाती है, यानी कि चंद्र और मंगल के मध्य में आ जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं कल्पकता और वास्तविकता, ये दोनों का इनमें मेल होता है। मतलब ये वास्तविकता को भी पकड़ते हैं और कल्पकता को भी पकड़ते हैं। तो इसीलिए फिर जो है तो इनका इमेजिंग पावर भी होता है, अच्छा नहीं होता है, लेकिन काल के परे देखने की उनके अंदर शक्ति होती है। वो लोगों के लॉजिक बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, ये सारे क्यों के जवाब उनसे आप ढूंढवा लो। और ये क्या कहते हैं, हाँ हाँ संभावना हो सकती है, बोल रहे हैं ना, हो सकता है, सांप भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकती है, चलो छू के देख लेते थे। और जब यह मस्तक रेखा हमारी पूर्णतः चंद्र के ऊपर उतर जाती है, ऐसे लोग बिल्कुल चिल्ली होते हैं, सपनों की दुनिया में जीने वाले। का एक अपना अलग ही अंदाज होता है। ये सभी के मतलब एक काल के परी बोलो, विचारों के परी बोलो, दिनचर्या के परे बोलो, निसर्ग के परे बोलो, इनके विचार चलते हैं। ये अपने ही दुनिया में होते हैं। ऐसे लोगों को पानी के आसपास रहना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों की दिनचर्या शाम से शुरू होती है। आप देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं सारा दिन तो उदास होते हैं, और जैसे जैसे चांद बढ़ता है ना, जैसे जैसे रात होती है, ऐसे इन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। और ऐसे लोग 11, 12, 1 बजे तक फिर देखो कितने अच्छे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, मतलब इनके पास है ये ऐसी सब बातें। तो ये जो लोग होते हैं, ये देर रात तक जागना, फिर कविताएं करना, अच्छे अच्छे शेर व शायरी व्हाट्सएप के ऊपर भी क्या 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 भेजते रहते हैं। बहुत मतलब इनसे प्रेम पत्र लिखवा लो अच्छे से, क्या सारे मतलब कहते हैं ना कि वो दुनिया का सारा प्रेम इन्हीं में समा जाता है। मतलब ये ऐसे 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 कल्पना कर देते हैं। इनको बस आप बोलो कि मुझे ना एक क्लास लेनी है, उसका इतना डिजाइनिंग कर देंगे, ऐसा डिजाइनिंग कर देंगे कि आप वो उसके लिए लगने वाली जो सामग्री है वो ढूंढते रह जाओगे। आप इन लोगों को अगर बोलोगे ना कि मुझे कोई ऑफिस का ओपनिंग करना है, मुझे अपने ऑफिस का एक चित्र चाहिए, तो ये ऐसा चित्र बनाएंगे कि उस चित्र को साकार करते 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 आपके नाक में दम भर जाएगा। मतलब इन बिल्कुल कल्पना के परे होते हैं। ये दिन में भी उधर तारे बिछाने की बातें करते हैं, तारे जमीन पे, ऐसी बात। दिन में भी वो बोलेंगे उसमें क्या है, तारे आकाश में है, दिन में तुम्हें नहीं दिख रहे सूरज के उजाले से, तारे तो है ना वहां पे। यानी कि अपनी ही बातों पे होते हैं। अरे भाई तारे हैं लेकिन वो सूरज के उजाले से ढक गए हैं। तारों को अगर देखना है तो थोड़ा अंधियारा ही होना पड़ेगा, लेकिन ये लोग दिन में भी तारे देखने के काम करते हैं। तो इस तरह से यह मस्तक रेखा कहा जाए तो विचार क्या हो सकते हैं, यह मैंने आज आपको बताया। ये क्यों बताया मैंने आज आपको, मस्तक रेखा को ही क्यों लिया मैंने? तो हमारा जीवन, हमारी जीवन श्रेणी, हमारी जीवन की पद्धति, हमारे जीवन के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे मन के अंदर उस बात की कल्पना तो पहले आती है, मन में विचार तो पहले आता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके अंदर अगर कोई बाधाएं आ रही है तो हम उसे काल सर्प दोष से बोलेंगे, हम उसे राहु रेखा से बोलेंगे, या हम उसे और कुछ बातों से बोलेंगे। लेकिन किसी हाथ के अंदर काल सर्प भी नहीं है, किसी के हाथ के अंदर अगर ज्यादा राहु रेखाएं भी नहीं है, बाकी की कुछ भी बातें नहीं है, फिर भी ऐसे लोगों के कामों में क्यों ये हो रहा है? तो ये उनकी मस्तक रेखा, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्य। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? मस्तक रेखा कि बहुत सी बार अगर आप बोलोगे कि नहीं काल सर्प की भी रेखाएं नहीं है, या हम अगर किसी देश प्रदेश में अगर जा तो हम जब देखते हैं किसी प्रदेशों में, जैसे हमारा, हमने ही कल बोला था, हमने ही कल एक बात बोली थी कि आप जहाँ जन्मे हो, आप जिस परंपरा में हो, आप जिस वातावरण में हो, पहले उसे मान्यता दीजिए और फिर बाद में बाकी की बातों को। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप, ये बातें मैंने कहाँ तक बोली थी कि हमारे स्वयं के प्रश्न के लिए,
कि हमारे जीवन में क्या प्रश्न आ रहा है क्या नहीं, फिर हमने उसका उपाय कहाँ से करना है, कैसे करना है। अब हमने देखा है बहुत सारे मतलब हमारे यहाँ पे हमारे आसन के ऊपर लोग जब आते हैं ना, तो लोग देख के आते हैं, कहीं पे तो भी कुंडली या कहीं पे तो भी वास्तु दिखा के आते हैं और उपाय करते हैं हस्तरेखा से बताए, या हस्तरेखा देखेंगे और उपाय क्या करेंगे, वो कहीं पे तो भी किताबों में लिखा होता है या कहीं पे तो भी पेपर में पढ़ा हुआ होता है, कहीं पे तो भी वो टीवी के प्रोग्राम पे अधूरा सुना होता है। बिल्कुल ये सस्ता वाला उपाय, बिल्कुल ये आसान वाला उपाय। अब प्रॉब्लम देखते हैं एक डॉक्टर से और उपाय करते हैं दूसरे डॉक्टर के, दवाई लेते हैं दूसरे डॉक्टर की, तो फिर कैसे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आप देखिए, हम जब बीमार होते हैं और हमें 3 से 4 दिन बुखार होता है और हमारा बुखार बिल्कुल नहीं उतरता है और कोई हमें पास पड़ोसी कहता है ठीक है भाई ट्रीटमेंट चल रही है 5 दिन की, पर आज चौथा दिन हो गया, उससे उठा नहीं जा रहा है पेशेंट से, तुम ऐसा करो ना दूसरे डॉक्टर को बता दो। आप जब दूसरे डॉक्टर के पास पहले वाली चीट ली जाते हो, आप माथा फोड़ के उसे बोलते हो डॉक्टर साहब बड़ी महंगी दवाई आई है, अभी तो 2 दिन का डोज बाकी है, और वो क्या कहता है, नहीं वो पहले बंद करो, मैं जो दे रहा हूँ वो लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो बीमारी आगे बढ़ी हुई होती है और फिर वो डॉक्टर आपको क्या करता है कि वो अच्छे से एनालिसिस करता है, अच्छे से देखता है और आपको जो दवाई चाहिए वो आगे देता है। हाँ, वो कभी नहीं कहेगा कि आप उसी को लो या ये लो। हाँ, यदि आपकी तबीयत में अगर उसी तरह का प्रॉब्लम है तो वो आपको बोल सकता है ठीक है आप ये 2 दिन की खत्म कर लो और यदि आपको फर्क ना पड़े तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, उसके आगे ये ले लेना। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या, एक डॉक्टर को जाके आ गए, फीस दे के आ गए, उससे चिट्ठी लेके आ गए और दूसरे डॉक्टर को लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि कल हमने ही बोला था कि हमें हमारे संप्रदाय, हम जहाँ पर है उस हिसाब से हमें कुछ बातों को देखना है। लेकिन जब आप इसमें मास्टर बनते हो, जब आप इसमें शिक्षक, प्रशिक्षक, आप इसके अंदर जब प्रोफेशनली होते हो, तब आपके पास हर संप्रदाय का, हर समाज का, हर देश का व्यक्ति आता है। तो उस वक्त जब हमें इन बातों का चिंतन करने का विषय आता है, तो वहां पर हम जब देखते हैं उसी तरह से हाथों के अंदर भी हम अगर देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें बताया गया है या सुना गया है हमने वर्षों से कि ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, वैसा हुआ तो वैसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका कारण वही बात हो। जीवन के अंदर आने वाली जितनी विपदाएं हैं, जितनी अड़ी अड़चने हैं, जितनी कुछ बातें हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि काल सर्पदोष ही आपके हाथ में हो या ना हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि राहु रेखा नहीं काटना है। कभी कभी हमारी स्वयं की अति बुद्धि, हमारे स्वयं के निर्णय, मतलब आपको बायोडाटा तो आता है लेकिन आपको पहले ही दिन सब चाहिए। मतलब हमारे पिता ने साइकिल से 2 व्हीलर पे जाने के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी बेचारे ने कष्ट करते करते, और हमें पति ऐसा चाहिए कि उसका खुद का बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, अकेला भी चाहिए। मतलब हमारे घर पे तो हमें भाभी माता पिता की सेवा करने को चाहिए, लेकिन पति के घर में कोई नहीं चाहिए। तो ये जो सारे बातें होती है, बहुत सारे बायोडाटा तो ऐसे ही नकारे जाते हैं। बहुत सारे जॉब क्यों नकारे जाते हैं कि मुझे दूर जाके जॉब नहीं करना है, मुझे धूप में घूम के जॉब नहीं करना है, मुझे कम सैलरी में जॉब नहीं करना है, मुझे ज्यादा घंटे जॉब नहीं करना है। तो इस तरह के जो हमारी खुद के जो हमारे विचार होते हैं, हमारी मस्तक रेखा, हमारा अति सोच विचार, यह भी वहां पे आड़ा आता है। तो आप सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स के लिए, सच में आपका हाथ में कोई लक्षण है उसके वजह से हो रहा है, सच में आपके कुंडली के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सच में आपके वास्तु दोषी आपको वहां पे ऐसा हो रहा है, या आपके स्वयं के भी कुछ विचारधारा है, इन सब बातों का स्वयं विचार करें। उसके बाद में आप इन सब बातों के ऊपर विचार करें, इन सब उपायों को करें, इन सब बातों को देख के ले, इन सब बातों को समझ के ले और फिर अपने जीवन के निर्णय लीजिए। नहीं तो क्या होता है कि शुरू में तो जब तक कुछ ना हो तब तक तो इन सब बातों को बहुत महत्व दिया जाता है, और जब आपके मन के जैसी घटना होती है तब इन बातों को 20% भी हम महत्वपूर्ण पकड़ते नहीं है। और ज्यादातर लोगों का मैंने यही देखा है कि उनके हिसाब से दिखने में अच्छे हैं, उनके हिसाब से स्टेटस अच्छा है,
उनके हिसाब से नौकरी है, बाकी सुख सुविधा है, और फिर वो देखेंगे कि हाँ गुण मिलन है तो अच्छा है। नहीं तो ये बाकी सारी सुविधाएं अगर कम नजर आती है ना तो सीधे कहते हैं वो तो क्या है ना, हमें आपका रिश्ता बहुत पसंद था पर वो पंडित जी ने बोला है कि गुण मिलान नहीं हो रहा है, तो आके विषय का छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हमने जितना भी कल से जीवन की विपदाओं की बात की कि अगर हमारा कार्य नहीं हो रहा है तो उसके लिए यह कारक है, तो उसके लिए एक कारण हमारी खुद की सोच भी है। सोच बदलो, समस्या बदल जाएगी, दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। धन्यवाद। चलिए तो आज के लिए तो इतना ही। तो प्रणाम। ओम ओम प्रणाम सर। प्रणाम।